हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहली और महत्वपूर्ण योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। यदि नमो ड्रोन दीदी योजना की बात करें तो इसे 29 नवंबर 2023 ईस्वी को केंद्र की मंत्रिमंडल ने या केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 29 नवंबर 2023 ईस्वी को नमो ड्रोन दीदी योजना को स्वीकृति प्रदान की। और यह जो नमो ड्रोन दीदी योजना है वह पूरी तरह से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसका मतलब हो गया कि यह केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन होगा वह राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। अब यदि नमो ड्रोन दीदी योजना की बात करें तो इसे 2024-25 से 2025-26 के लिए 1261 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। यानी कि वर्तमान का जो बजट है उसमें टोटल 1261 करोड़ रुपया नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवंटित की गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में इन ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और जो ड्रोन खरीदने में जो ड्रोन लागत होगा उस ड्रोन लागत का 80% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि सपोज किसी ड्रोन को खरीदने में 100 रुपये खर्च होते हैं तो इसमें 80 रुपया जो होगा वह केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तथा जो 20 रुपया होगा वह सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा ही वहन किया जाएगा। तो यही है नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट पॉइंट है PM जनमन। देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो PM जनमन योजना है इसे 15 नवंबर 2023 ईस्वी को अर्थात जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर वर्ष 2023 ईस्वी में 15 नवंबर वर्ष 2023 ईस्वी को PM जनमन योजना को प्रारंभ किया गया। PM जनमन योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी नए महाअभियान। इस योजना का जो उद्देश्य है वह 75 PBTG यानी कि जितने भी जो 75 PBTG जनजातीय समूह है उन सभी आदिवासी समूहों का विकास करना। इस योजना के अंतर्गत टोटल 9 मंत्रालय हैं और 11 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अर्थात 9 मंत्रालय के 11 विभिन्न कार्यक्रमों या 11 विभिन्न योजनाओं को इस PM जनमन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 2023-24 से 2025-26 के लिए PM जनमन योजना के अंतर्गत टोटल 24,104 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। और यह जो PM जनमन योजना है इसका प्रारंभ किया गया था झारखंड के खूंटी जिले में। देखिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि PM जनमन योजना को किस स्थान से प्रारंभ किया गया तो आप लोग लगाएंगे झारखंड के खूंटी जिला। और कब? तो 15 नवंबर 2023 यानी कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। PM जनमन योजना से संबंधित यदि नोडल एजेंसी की बात करें तो केंद्रीय जनजातीय एवं कार्य मंत्रालय PM जनमन योजना का प्रमुख नोडल एजेंसी है। और इस PM जनमन योजना को वर्तमान समय में भारत के 220 जिलों के अंतर्गत 22,500 बस्तियों में इसका क्रियान्वयन किया गया है। यानी कि PM जनमन योजना के अंतर्गत टोटल 9 मंत्रालय हैं और 11 कार्य एवं 11 क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका प्रारंभ 15 नवंबर 2023 को किया गया झारखंड के खूंटी जिले में। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वह है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। देखिए जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है यह भी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे 17 सितंबर 2023 ईस्वी को प्रारंभ किया गया और इसका जो टैग लाइन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का टैग लाइन क्या है। पूर्व में BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में वायुसेना का टैगलाइन पूछा जा चुका है, तो इसी कारण आप लोग कुछ प्रमुख योजनाओं के टैगलाइन को भी याद करते चलें। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो टैगलाइन है वह है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है इसका नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय आप लोग कह सकते हैं MSME मंत्रालय जो है वह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का नोडल एजेंसी है। इसे 2023-24 से 2027-28 के लिए लागू किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को आगामी 5 वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत टोटल 18 व्यवसाय यानी कि 18 कार्यों को शामिल किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं बढ़ई, लोहार। लोहार का मतलब होगा कि जो वैसे लोग जो लोहे का कार्य करते हो। स्वर्णकार मतलब जो सोने का कार्य करते हो। कुम्हार, नव निर्माता, मोची और राजमिस्त्री, ये सब कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
नेक्स्ट और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। यदि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की बात करें तो इसे 2020-2021 से 2024-25 तक के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को प्रारंभ किया गया है और इसके अंतर्गत जो टोटल है वह 20,050 करोड़ रुपया इसके अंतर्गत टोटल राशि आवंटित किए गए हैं और 10 सितंबर 2020 ईस्वी को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है पीएम सूर्य घर योजना। यदि पीएम सूर्य घर योजना की हम लोग बात करें तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वह भारत के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करना। सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने का मतलब होगा जो भारत सरकार का जो 2030 ईस्वी तक जो 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है गैर जीवाश्म ऊर्जा से, उसकी प्राप्ति में कहीं ना कहीं पीएम सूर्य घर योजना काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 29 फरवरी 2024 ईस्वी को पीएम सूर्य घर योजना को स्वीकृति प्रदान की। और पीएम सूर्य घर योजना भी यह एक पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हो गया कि इसका जो योजना है वह योजना यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है लेकिन इसे राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से लागू की जाएगी। अब यदि पीएम सूर्य घर योजना की हम लोग बात करते हैं तो देखिए पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत टोटल 75,021 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसके अंतर्गत यदि हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रोविजंस या प्रावधान की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति अपनी घरों की छत पर 2 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा प्लांट को यदि स्थापित करता है तो उन व्यक्ति को कुल राशि का 60% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि सपोज ये कोई व्यक्ति है ये अपनी घरों की छत पर 2 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा प्लांट को स्थापित करता है तो इन्हें कुल लागत राशि का जो 60% राशि होगा वह केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और यदि 2 से 3 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा प्लांट को यदि स्थापित करते हैं तो उन्हें 40% की जो राशि है वह केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आप लोग ध्यान देंगे कि इसके अंतर्गत 3 किलोवाट तक ही सौर ऊर्जा प्लांट को स्थापित किया जा सकता है। और पीएम सूर्य घर योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव की स्थापना करना। तो यह हो गया पीएम सूर्य घर योजना जो कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की यदि हम लोग बात करें तो इसे भी 20 मई 2020 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। और यह जो पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसे 2024-25 तक के लिए ही लागू किया गया था। अब इसका यदि उद्देश्यों की हम लोग बात करें कि आखिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर इस योजना को प्रारंभ किया गया था, तो इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना और दूसरा है मछुआरों का विकास करना। तो वर्ष 2018-19 ईस्वी में भारत में जो कुल मत्स्य उत्पादन हुआ था वह 137 लाख मीट्रिक टन का मत्स्य उत्पादन वर्ष 2018-19 ईस्वी में भारत में हुआ था। जबकि यदि वर्ष 2024-25 ईस्वी तक का इसका टारगेट की बात करें तो वर्ष 2024-25 ईस्वी में 220 लाख मीट्रिक टन का मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। इसके तहत जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह है कि कृषि जीवीए में मत्स्य योगदान को जो 2018-19 में 7.28% था इसे बढ़ाकर 2024-25 ईस्वी तक 9% करना है। यानी कि वर्तमान समय में कृषि का जो जीवीए है उसमें मत्स्य उत्पादन का योगदान को 7.28% से बढ़ाकर वर्तमान समय में उसे 9% करना, यानी कि 2024-25 ईस्वी तक इसे बढ़ाकर 9% करने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। या यदि हम लोग मत्स्य उत्पादकता की बात करें तो वर्तमान समय में जो मत्स्य उत्पादकता है वह 3 टन प्रति हेक्टेयर है। यानी कि 1 हेक्टेयर में यदि किसी व्यक्ति द्वारा मछली का उत्पादन, मछली पालन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 1 हेक्टेयर में उन्हें टोटल 3 टन मछली का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उसे बढ़ाकर
इसे 10 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में भारत में प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग है, यानी कि प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग वर्तमान समय में भारत में 5 से 6 केजी प्रति व्यक्ति है। इसे भी बढ़ाकर वर्ष 2024-25 ईस्वी तक 10 केजी प्रति व्यक्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो यह हो गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो वह है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वर्ष 2019 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और वर्ष 2024 ईस्वी में इसके 5 वर्ष हो रहे हैं। तो इसी कारण यह जो योजना है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है क्या। तो यदि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करें तो यह मुख्य रूप से किसान यानी कि कृषक वर्ग के लिए, किसानों के लिए यह एक पेंशन स्कीम है जो कि 60 प्लस आयु, यानी कि सपोज एक कोई किसान है तो इनकी यदि उम्र 60 प्लस हो जाती है तो इन्हें प्रत्येक महीने 3000 रुपये की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए कृषक वर्ग की जो उम्र है वह 18 से 40 वर्ष होने चाहिए, यानी कि ये यदि सपोज एक किसान है तो ये तभी शामिल हो सकते हैं जबकि इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष से 40 वर्ष की तक ही हो रही होगी, यानी कि 40 प्लस वाले इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कि यह एक किसानों के लिए पेंशन योजना है जो कि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त हो जाने पर प्रत्येक माह किसानों को 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। अब सपोज यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सपोज ये जो किसान था उनकी यदि 60 प्लस के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है, 65 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस पेंशन का क्या होगा। तो वर्तमान समय में जो पेंशन की जो नीति है उसके अनुसार उसी नीति को इसमें भी लागू किया गया है कि यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके पति या पत्नी को 50% राशि पेंशन प्रदान की जाएगी। अब 2024-25 के बजट में इसका आवंटन की यदि हम बात करें तो वर्ष 2024-25 का जो केंद्रीय बजट है उसमें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है पीएम श्री स्कूल। यदि पीएम श्री स्कूल की बात करें तो देखिए 7 सितंबर 2022 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा पीएम श्री स्कूल को स्वीकृति प्रदान की गई और इसका जो उद्देश्य है कि पीएम श्री स्कूल का उद्देश्य की यदि हम बात करें कि पीएम श्री स्कूल किन उद्देश्यों को लेकर इसे लागू की गई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के साथ साथ स्थानीय निकायों के स्कूलों को विकसित करना, उनमें आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास करना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में 14,500 से ज़्यादा स्कूल इसके अंतर्गत अभी शामिल हैं। इस योजना को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 ईस्वी तक के लिए लागू किया गया है, यानी कि वर्ष 2022 ईस्वी से लेकर वर्ष 2027 ईस्वी तक इस योजना को लागू किया जाएगा, यानी कि यह भी जो योजना है उसे आगामी 5 वर्षों के लिए इस योजना को लागू की गई है। वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत जो टोटल राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है वह है 27,360 करोड़ रुपए, यानी कि पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा टोटल 27,360 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों को आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वह है मिशन इंद्रधनुष। या मिशन इंद्रधनुष जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वह बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना। इसके अंतर्गत यानी कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टोटल 12 वैसे असाध्य रोगों को शामिल किया गया है जिनके कारण बच्चे एवं जो गर्भवती महिलाएं हैं इन्हें इस 12 प्रकार के टीके लगाए जाएंगे, जिसमें यदि कुछ प्रमुख रोग की बात करें जिसका निदान के लिए टीके लगाए जाते हैं उसमें है डिप्थीरिया, टिटनस, रोटावायरस, पोलियो आदि प्रमुख हैं। इस योजना को यानी कि मिशन इंद्रधनुष को टोटल 4 चरणों में इसे पूर्ण किया गया है।
नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो वह है मिशन वात्सल। देखिए यह जो मिशन वात्सल है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2022 ईस्वी को। तो इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो सिर्फ इतना ही पूछे जाने की संभावना है कि मिशन वात्सल का संबंध किस मंत्रालय से है। तो आप लोग याद नोट करते चले, मिशन वात्सल का जो संबंध है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। नेक्स्ट योजना है HIV एवं एड्स पर राष्ट्रीय रणनीति 2017 से 2024। इससे देखिए जो HIV एड्स पर राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017 से 2024 है, इसे इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्ष 2024 ईस्वी में इसे विस्तारित कर दिया गया है। तो इस योजना को 1 दिसंबर 2017 ईस्वी को जारी किया गया था, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। इसके यदि अब हम लोग रणनीति की बात करते हैं तो 2017 से 2024 तक के लिए इसे प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत कुल जो राशि का उपबंध किया गया था वह है 33,088.19 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 24 के लिए आवंटित की गई थी। अब इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य की हम लोग बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2020 ईस्वी तक 75% एवं वर्ष 2024 ईस्वी तक 80% जो HIV का टारगेट था उसमें कमी करने का प्रावधान किया गया था तथा 2020 एवं 2024 के लिए एक नई रणनीति प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत 90:90 तथा 95:95 पर कार्य किए जाने की बात की गई थी। अब हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो 90:90 यानी कि 90:90 है क्या। तो देखिए सपोज एक सोसाइटी है जिसमें 100 लोग रहते हैं एक सोसाइटी में, तो इसमें से यह प्रावधान किया गया था कि 90 ऐसे लोगों को पता लगाया जाएगा जो कि HIV पॉजिटिव हैं। तो पहला 90 कंप्लीट हो गया और जो दूसरा 90 की बात की गई थी इन 90 लोगों में से 90% लोगों का इलाज किया जाएगा और इन 90% लोगों का जिनमें से इलाज किया जाएगा उनमें से यह प्रावधान किया जाएगा कि 90% जो लोग हों वह इन जो उनको ट्रीटमेंट दिया गया उससे वे लाभान्वित हों। तो यह जो 90:90 का जो टारगेट था यह वर्ष 2020 ईस्वी तक का ही टारगेट था, लेकिन इसे बढ़ाकर वर्ष 2024 ईस्वी में यह प्रावधान कर दिया गया 95:95 यानी कि 90 के स्थान पर चारों तरफ में 95 कर दिया गया था। 95% लोगों का पता लगाना, उनमें से 95% लोगों का ट्रीटमेंट देना और उनमें से 95% लोगों का पता लगाना कि उनमें से कितना वे लाभान्वित हुए हैं। तो यह था एड्स पर राष्ट्रीय रणनीतिक कार्य योजना 2017 से 2024 से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में इसकी पहली बार एक विदेशी शाखा स्थापित की गई है मॉरिशस में। तो इसी कारण प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय नागरिकों को या नागरिकों आप लोग कह सकते हैं नागरिकों को जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत मेडिकल शॉप खोलने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष में मेडिकल क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए तथा इसके अंतर्गत जितने भी जो राशि होगी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जितने भी राशि खर्च होगी उसमें से 2.5 लाख रुपया सरकारी सहायता यानी कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 2.5 लाख या कह सकते हैं 2.5 लाख रुपए की सरकारी सहायता केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को जेनेरिक दवाओं की मेडिकल स्टोर खोलने के लिए दी जाएगी और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। विदेशों में पहला जन औषधि केंद्र हाल ही में मॉरिशस में स्थापित किया गया, तो इसी कारण प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा उत्पाद नीति 2018। देखिए यदि रक्षा उत्पाद नीति की बात करें तो रक्षा उत्पाद नीति का यह टारगेट था कि वर्ष 2025 ईस्वी तक रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं में 35,000 करोड़ का निर्यात करना, यानी कि भारत सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखी थी कि वर्ष 2025 ईस्वी तक हम रक्षा क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन यदि वर्तमान समय की बात करें कि पिछले वर्ष की यदि हम बात करते हैं
तो पिछले वर्ष 23,081 करोड़ रुपए का डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट किया गया है विभिन्न दूसरे देशों को। यदि रक्षा मंत्रालय का वेबसाइट की रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों पर यदि हम लोग गौर करें तो रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 75 प्लस देशों को हम डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग को जानकर एक हैरानी होगी कि इसमें अमेरिका भी एक देश है जिसे कि हम रक्षा हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है रक्षा उत्पाद नीति 2018। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2025 ईस्वी तक रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात का लक्ष्य रखा गया था और वर्तमान समय में 23,081 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेश व्यापार नीति 2023। विदेश व्यापार नीति 2023 है, इसे 1 अप्रैल 2023 ईस्वी को लागू किया गया था और इसके अंतर्गत टोटल 4 निर्यात उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और मुरादाबाद। ये 4 ऐसे जगह हैं जहाँ की 4 निर्यात उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो चुकी होगी। यानी कि वर्ष 2030 ईस्वी के पहले ही जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 ईस्वी के पहले हो चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वह है अमृत भारत स्टेशन योजना। यदि अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करते हैं तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह विभिन्न रेलवे स्टेशनों का विकास करना और इसके अंतर्गत वर्तमान समय में टोटल 1318 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उनका विकास किया जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि विकास का मतलब यहाँ क्या हो गया। तो देखिए जो रेलवे स्टेशन है उनमें आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा और उन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके विभिन्न रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। और वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत टोटल 1318 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारतीय रेलवे है उसने वर्ष 2070 ईस्वी तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है इसका जो लक्ष्य है वह वर्ष 2022 ईस्वी तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घर निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। और इसका जो लक्ष्य है वह 31 दिसंबर 2024 ईस्वी तक विस्तारित कर दिया गया। यानी कि जो लक्ष्य पहले 2022 ईस्वी तक 2 करोड़ घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था उसे अब विस्तारित कर वर्ष 2024 ईस्वी कर दिया गया। इसी कारण जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस योजना को टोटल 3 चरणों में पूरा किए जाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया था। पहला जो चरण प्रारंभ हुआ वह 2015 से 2017 ईस्वी का पीरियड था जिसमें कि 100 शहरों का चयन किया गया जहां की शहरी गरीबों के लिए घर निर्माण किया गया। जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ वह 2017 से 2019 तक के लिए प्रारंभ हुआ और इसके अंतर्गत टोटल 200 शहरों का चयन किया गया। और जो वर्तमान समय में जो 19-22 का जो पीरियड था इसमें टोटल जितने भी शेष शहर बच गए उन सभी शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास का निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। तो यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है इससे संबंधित सपोज यदि प्रश्न बन जाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक के लिए विस्तारित कर दिया गया तो इसका आंसर होगा वर्ष 2024 तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को विस्तारित कर दिया गया जिसका पूर्व टारगेट था वर्ष 2022 ईस्वी यानी कि 2 वर्ष का इसमें अतिरिक्त विस्तार किया गया। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को हाल ही में वर्ष 2024 ईस्वी में 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसे 28 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। इसी कारण यह जो योजना है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसका जो प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था वह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। यानी कि वित्तीय समावेशन का मतलब हो गया कि वित्तीय स्तर पर जो वैसे गरीब लोग थे जो कि वित्तीय अनुकूलन की स्थिति में नहीं थे उनके पास भी वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना। 28 अगस्त 2024 ईस्वी तक यदि बात किया जाए कि वर्तमान समय तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत टोटल कितने खाते खुल चुके हैं तो इसके अंतर्गत वर्तमान समय में यानी कि 28 अगस्त 2024 ईस्वी तक का जो लेटेस्ट डाटा है इसके अनुसार
53.27 करोड़ खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले जा चुके हैं। यानी कि आप लोग कह सकते लगभग 53.5 करोड़ जो खाते हैं वे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले जा चुके हैं। और अब देखिए जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसे यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है और पूर्व की स्वाभिमान जो जब यूपीए की सरकार थी उस समय केंद्र में स्वाभिमान योजना को प्रारंभ किया गया था। स्वाभिमान योजना का भी लक्ष्य यही था कि वैसे लोग जिनका बैंक में खाता नहीं है उनको खाता खुलवाना, लेकिन इस स्वाभिमान योजना के अंतर्गत जो टारगेट किया गया था वह न्यूनतम 2000 की आबादी वाले गांवों को शामिल किया गया था स्वाभिमान योजना के अंतर्गत। लेकिन जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वह न्यूनतम 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति खाता खुलवाते हैं तो उन्हें खाता खुलवाने पर 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। तो यदि हम लोग अटल भूजल योजना की बात करें तो अटल भूजल योजना को 25 दिसंबर 2019 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। और देखिए यह जो अटल भूजल योजना है यह 2020 से 2024-25 ईस्वी तक के लिए प्रारंभ किया गया था। यानी कि इसका जो पूरा एक टेन्योर होगा वह 5 वर्ष के लिए अटल भूजल योजना को प्रारंभ किया गया था। लेकिन अब इसे वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर वर्ष 2027 ईस्वी तक कर दिया गया है। यानी कि जो अटल भूजल योजना होगा उसका टेन्योर वर्ष 2027 ईस्वी तक होगा। अब यदि अटल भूजल योजना के अंतर्गत हम लोग कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स की बात करें तो देखिए अटल भूजल योजना है इसके अंतर्गत जो जितने भी राशि खर्च की जाएगी उसका रेशियो 50 होगा। यानी कि 50% जो राशि है वह केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तथा जो 50% राशि है वह वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रदान किया जा रहा है अटल भूजल योजना के अंतर्गत। अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा टोटल 6000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है भारत सरकार को। अब यदि अटल भूजल योजना की बात करें तो अटल भूजल योजना जो है वह वर्तमान समय में भारत के 7 राज्यों के 78 जिले में अटल भूजल योजना को प्रारंभ किया गया है। अब यदि हम लोग सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि अटल भूजल योजना को निम्न में से किन राज्यों में कार्यान्वित और निम्न में से किन राज्यों में प्रारंभ किया गया है तो देखिए अटल भूजल योजना के अंतर्गत टोटल 7 राज्य ऐसे हैं, भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें कि अटल भूजल योजना को प्रारंभ किया गया है। उनमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें कि अटल भूजल योजना को प्रारंभ किया गया है। और इन 7 राज्यों के टोटल 78 जिलों में अटल भूजल योजना को प्रारंभ किया गया है। 24-25 के बजट में अटल भूजल योजना के लिए टोटल 1778 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट अब यदि हम लोग कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले है निजुत मोइना योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह असम सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना, यह उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है सीएम लाडली बहना योजना। देखिए यह जो सीएम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है यह मध्य प्रदेश की योजना है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी योजना का अनुकरण करने के उपरांत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए लाडली बहना या लक्ष्मी योजना ऐसे अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। बेसिकली जब मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सरकार जब टेन्योर था, यानी कि माननीय जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उस समय में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। तो जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसके अतिरिक्त लड़कों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाडका भाव योजना भी प्रारंभ किया गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाडका भाव योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ये जो दोनों स्कीम है वे महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है। इसके अलावा नेक्स्ट है नमो लक्ष्मी योजना। यदि नमो लक्ष्मी योजना की बात करें तो जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही स्पष्ट समझ सकते हैं कि नमो लक्ष्मी योजना जो है वह गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब एक बिहार की महत्वपूर्ण योजना है बिहार राज्य फसल सहायता कार्यक्रम। यदि बिहार राज्य फसल सहायता कार्यक्रम की हम लोग बात करें तो इसे वर्ष 2018 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत यदि किसी कृषक वर्ग की फसल नष्ट होते हैं तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब देखिए 20% तक यदि फसल क्षतिग्रस्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रति हेक्टेयर
7500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और यह जो प्रति हेक्टेयर की जो राशि है वह अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही फसल क्षतिग्रस्त होने पर, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक फसल क्षतिग्रस्त होने पर ही राज्य सरकार द्वारा फसल सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें कृषक वर्ग को सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि सपोज यदि 100% का फसल का उत्पादन होता है, जिसमें से यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा या कृत्रिम परिस्थितियों के कारण उनकी फसल 20% तक नष्ट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 7500 रुपये की राशि प्रति हेक्टेयर के दर से उन्हें प्रदान की जाएगी। और सपोज यदि दोनों हेक्टेयर का फसल नष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 15,000 रुपये की अधिकतम राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। लेकिन सपोज यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि 20% से अधिक का फसल नष्ट होता है तो ऐसी स्थिति में प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की सहायता राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। लेकिन यह जो 20% से अधिक की जो भी राशि है वह अधिकतम 2 हेक्टेयर तक फसल नष्ट होने पर तक ही इन्हें प्रदान की जाएगी। यानी कि बिहार राज्य फसल सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी जो फसल सहायता प्रदान की जाएगी वह सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही प्रदान की जाएगी। सपोज यदि 3 हेक्टेयर फसल नष्ट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उन कृषक वर्ग को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 हेक्टेयर तक ही सहायता प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा उन कृषक वर्ग को। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।